देख रहे हैं इंडिया टीवी में, हूं पिनाज त्यागी। और फिलहाल इस वक्त पूरी दुनिया में अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो है ट्रंप, ट्रंप और ट्रंप और उनकी हरकतें। ट्रंप ने फिलहाल वर्ल्ड डिप्लोमेसी को कॉमेडी और ट्रेजेडी में तब्दील कर दिया है। पिछले 48 घंटे के उनके बयान सुनेंगे तो आप अपना सर पीट लेंगे। जिस अमेरिका और अमेरिकन ने उनको वोट दिया था वो भी सर पीट रहे हैं। ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो इंटरनेशनल लॉ नहीं मानते, इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह सब कुछ नहीं है। वो अपनी मर्जी से चलेंगे और अपने मूड से चलेंगे। जो उनका मूड है वही अमेरिका की पॉलिसी बन रहा है। वेनेजुएला, कोलंबिया, मैक्सिको, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, ईरान, कनाडा, ब्राजील, इतने देशों को अपने मूड का वो शिकार बना चुके हैं। 2025 में वो नोबेल पीस प्राइज के मूड में थे, 26 में वॉर लड़ने के मूड में आ गए हैं। ट्रंप का मूड होगा तो नाटो चलेगा, ट्रंप का मूड होगा तो नाटो टूट जाएगा। खैर, अब उनका मूड ठीक करने के लिए 2 सुपर पावर और एक खलीफा एक साथ आ रहे हैं, पुतिन, जिनपिंग और खेमनाई। और यह हुआ इसलिए क्योंकि ट्रंप छोटे मोटे देशों को हड़काते हड़काते वो कर बैठे जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जी हां, पुतिन ने सीधे सीधे डायरेक्ट पुतिन से चैलेंज ले लिया ट्रंप ने। तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर दुनिया पहुंच गई है, ऐसा लगने लगा है। फिलहाल पुतिन शांत बैठे हैं, लेकिन कब तक बैठेंगे ये कोई नहीं जानता। क्या ट्रंप के खिलाफ बन रही तिकड़ी उनकी हेकड़ी को निकाल पाएगी? दुनिया किधर जा रही है? ट्रंप के मूड के साथ या उनके मूड के खिलाफ एकजुट हो रही है? उनके मूड को और दुनिया की पॉलिटिक्स को समझेंगे। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। और प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी, ट्रंप इस वक्त पूरे उस मूड में है, यहां भी वॉर, यहां भी वॉर, यहां भी वॉर, और ये करते करते उन्होंने उस आदमी को टच कर दिया है जहां से वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर दब रहा है। अब क्या होगा? व्हाट यू थिंक? देखिए, मुझे लगता है कि यदि भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कल से बात भारत के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, तो ट्रंप को अपने ही राष्ट्रपति से थोड़ा सा, यदि क्योंकि कुछ तो ऊपर चले गए हैं, यदि बात हो सके स्वप्न में तो कर ले। वो रिचर्ड निक्सन से बात कर ले और बिल क्लिंटन से बात कर ले कि तुम्हें वही अमेरिका जिसमें भारत ने अतीत में झुकाया है और आज वही भारत है जो झुकने वाला नहीं है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना पड़ेगा कि तुम एक पार्टनर हो, भारत के मालिक नहीं हो। डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान दुनिया का ये वो मुल्क है जो बराबरी पर भरोसा कर सकता है। तुम्हारे मालिकपन पर उसको कोई वो नहीं है। और अंतिम बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कल से तो बहुत ज्यादा दहशत है अमेरिका के अंदर। दहशत इस बात को लेकर है जिस शख्स को उसने छेड़ा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसने कहा है, मुझे लगता है हिंदुस्तान अब उस मुहाने पर आज खड़ा है कि अब असली दहशत अमेरिका के अंदर पनप रही है। वो दहशत इस बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप को तो लग रहा था कि वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, कनाडा, पनामा के बाद भारत भी क्या मुझे कॉल करेगा? भारत ने जवाब दिया है कि भारत की संप्रभुता, भारत की आजादी की किससे समझौता नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है यही बात है कि 2 लोगों के बीच में मतभेद आ गए हैं। जो उनका वाणिज्य मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्टर है, होवार्ड लुटविक, उसने कहा तो हमने मोदी जी को कहा कि आप बात कर लीजिए, वो कर नहीं रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं तो उनका इंतजार कर रहा था। यानी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत हमेशा अपनी संप्रभुता और अपनी आत्मा और अपनी स्वतंत्रता के साथ कभी समझौता नहीं किया है। और उसका उदाहरण है 1998 का वाजपेयी जी ने कहा था कि ये भारत ये बगिया है, भारत वो बाग है, हम सबको सींचना पड़ेगा, इस पे कोई आंच नहीं आ सकती है। मुझे लगता है वही बिल क्लिंटन, ये डोनाल्ड ट्रंप को सीखना होगा क्लिंटन से कि क्लिंटन ने 1 महीने के अंदर जितने सनसन लगाए थे, जब हम मई 1998 हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस सारे सनसन को उसको 2 महीने 1 महीने के अंदर हटाने पड़े। अब ट्रंप को समझ में आ जाएगा कि जिस बाजार को, जिस 1.4 बिलियन आबादी को, जिस एस्पिरेशनल यूथ जो आज यहां बैठा हुआ है, आज आपने उससे टकराने का फैसला लिया है। तुम्हारी तो नींद उड़ जाएगी ट्रंप। और मैं यही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। तो चलिए, शुरुआत हमने भारत के परिप्रेक्ष्य से कर ली है। प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि दुनिया की बात बाद में करेंगे, पहले हिंदुस्तान ने कैसे ट्रंप को जवाब दिया है ये हमने दिखा दिया है। प्रोफेसर दीप्ति, अब आगे बढ़ें।
दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्या अब ट्रंप को लगाम मिलाने के लिए क्या अब एक फ्रंट जो है वो उनके खिलाफ खड़ा होता हुआ दिख रहा है, जिसमें किम नहीं है, पुतिन है और शी जिनपिंग है? क्या एक ये नया अलायंस बनेगा और फिर वो अमेरिका से मोर्चा लेंगे? बिल्कुल पहनाज जी, मैं इसमें आपको ऐड ऑन करना चाहूंगी। आपने 3 के नाम लिए, आप उसमें सबसे महान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसे भूल गए? तो भारत उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाएगी। बिल्कुल एक नया पक्ष खड़ा होना जरूरी भी है, होगा भी, और वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जैसे आप अभी बोल रहे थे कि इसने ट्रिगर दबा दिया है अगर तीसरे विश्व युद्ध का, कि आप देखें जैसे ही उन्होंने वेनेजुएला में पुतिन का जो जहाज था उसको जब जब्त किया अमेरिका ने, तो क्या जवाबी कार्रवाई दी। पुतिन ने बहुत नपातुला जवाब दिया। कुछ ही घंटों बाद उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम ऐसा करते हो तो न्यूक्लियर इस्तेमाल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वो दिन को आज 48 घंटे होने वाले हैं, 2 दिन हो गए हैं, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया अमेरिका की तरफ से नहीं आना। उन्होंने बात ही पलट दी, बात भारत के प्रतिपक्ष में ले गए कि फोन नहीं किया, ये नहीं किया, इसलिए ट्रेड डील नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि पुतिन बिल्कुल चुप रहने वालों में से नहीं है। आज रशिया ने एक करारा जवाब दिया है कि भाई अगर तुम चुप नहीं बैठे, अगर तुम नहीं संभले, तो हम न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इस चीज के लिए फोर्स मत किया जाए। और क्योंकि सर ने अभी त्रिपाठी जी ने कहा, तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य को आगे थोड़ा सा ऑडियंस आपको सबको समझाऊंगी। आप स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको यह बात समझाना चाहूंगी कि बात क्यों है, ये क्यों बात हो रही है कि फोन नहीं किया मोदी जी ने 8 बारी, फिर हमारे यहां से चुप नहीं रहा जाता है। हमारे यहां से एमईए जवाब देती है कि 8 फोन हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो भैया ये ट्रेड डील का सारा मसला क्या है? ट्रेड डील का मसला यह है कि अमेरिका को वो ट्रेड डील चाहिए जिसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उनके लिए खुल जाए कि आओ भाई यहां पे अपना सामान बेचो। हमारा एक जो एग्रीकल्चर हमेशा कंपैरेटिव एडवांटेज जिसको कहते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, आओ और उसको यहां पे अपना सामान बेचो ताकि हमारे किसानों के हित को बहुत ज्यादा हानि पहुंचे। तो वो हमारे भारत ने जवाब दिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि लो, मैं नहीं करता कॉल, मुझे नहीं चाहिए ट्रेड डील जो भारत के फेवर में नहीं होती है। अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब यही नहीं, ये कतई नहीं है कि वो भारत की कॉस्ट पे आएगा या वो रशिया की कॉस्ट पे आएगा। भैया बनाना है अपने देश को तो ग्रेट बनाओ ना, लेकिन भारत झुकने वालों में से नहीं है कि वो ट्रेड डील भारत के दम पे कर ली जाए, या वो बाकी देश भी जवाब दे रहे हैं कि वो डील्स ईरान के या किसी भी पुतिन के या चाइना के दम पे अमेरिका ग्रेट नहीं बन सकता है। ये बात ट्रंप को बहुत सीधे तौर से समझनी होगी। ठीक है, बिल्कुल, तो ट्रंप को समझना होगा, लेकिन ट्रंप फिलहाल ना तो समझाए समझ रहे हैं, ना ही रोकने से रुक रहे हैं, और ट्रंप हर वो हिमाकत कर रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर एक तरह से दबा रही है। प्रोफेसर मेहताब, अगर हम समझें, हिंदुस्तान का पक्ष दोनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। अब अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में आते हैं, अभी तक ट्रंप क्या कर रहे थे कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति को रातों रात उठवा लिया, कोलंबिया को धमका दिया, मेक्सिको को धमका दिया, आप डेनमार्क, आप ग्रीनलैंड, सबको धमकी दे रहे हो। ये आपका अपना इंटरनल मैटर है, आपके बैकयार्ड का मामला है। लेकिन अब आपने विश्व की एक महाशक्ति पुतिन को छेड़ दिया, फिर आप कर रहे हैं ईरान में एंटर, कह रहे हैं कि भाई हम डेल्टा फोर्स उतार देंगे। ट्रंप अब एक वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो को क्रिएट कर रहे हैं। ट्रंप को रोकने के लिए अब आगे क्या होगा? दुनिया की कौन सी शक्तियां साथ आएंगी? कैसे होगा? देखिए, एक है एप्स्टीन फाइल्स, उस पर से ये सारा ध्यान बटाने की कोशिश है ट्रंप साहब की। और हम ये जानते थे कि जब एप्स्टीन फाइल्स निकलेगी, जिसमें ट्रंप साहब का नाम लोग बताते हैं कि है, तो ये सारा ड्रामा शुरू होगा। लेकिन इस समय उनका जो रीच है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रीनलैंड, अब ईरान, फिर रशिया। आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जब भी वहां पर ईरान में संघर्ष तेज होगा, वहां पे स्ट्रीट फाइट ज्यादा होने लगेंगे, उस समय पूरा इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान के पीछे पड़ेंगे। लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा जितना ट्रंप को लग रहा है। ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है, ईरान है जहां ऑलरेडी बहुत सैंक्शनड कम्युनिटी, ये एक रेजिलियंस उन्होंने डेवलप कर लिया है। वहां की ईरान जो IRGC है वो बहुत मजबूत है। लेकिन ये सब होते हुए भी हमको ये समझना होगा कि आने वाले दिन में ट्रंप की जो नीतियां हैं वो विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही हैं। अगर आप ये भी समझिए ना, यूरोप अमेरिका के पीछे हमेशा खड़ा रहता था, या अमेरिका यूरोप के पीछे खड़ा रहता था। इस समय यूरोप को 2 तरफ से धकेला जा रहा है। एक तो रूस धकेल रहा है, दूसरे तरफ से अमेरिका धकेल रहा है। यूरोप इस समय अकेला पड़ा हुआ है। लेकिन
जो इतिहास रहा है यूरोप का, अगर आप देखें तो अमेरिका और यूरोप हमेशा साथ चले हैं। वो इतिहास अगर फिर से दोहराया जाए तभी जाके वहां शांति हो सकती है। लेकिन जो ग्रीनलैंड का मसला है, पहले जब वो बोलते थे या हम सुनते थे तो हम हंसते थे, यूरोपियंस भी बंद कमरे में बहुत हंसते थे कि देखो ये क्या कर रहा है। लेकिन अब वो सब सीरियस हो गए हैं, यानी कहीं ना कहीं पूरे यूरोप को ये थ्रेट है कि ग्रीनलैंड पे वो अटैक कर सकते हैं। और ग्रीनलैंड जब अटैक होगा या उसको एक्वायर करने की कोशिश की जाएगी तो नेटो टूट जाएगा। हमको कहीं ना कहीं ट्रंप को कन्विंस करना होगा कि जिस तरह आपने वेनेजुएला के डिक्टेटर को उठाया है, अगर आप शांति चाहते हैं तो पूरे यूरोप के साथ दोस्ती करके एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां आप सुपर पावर है, आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है इस समय। रूस आपका दोस्त है, चीन के साथ आपके मित्रवत व्यवहार है। लेकिन अगर आप आगे आने वाले समय में भी ऐसा करते रहे तो तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। क्यों ना जितनी अशांति वेस्ट एशिया में या पूरे दुनिया में पाकिस्तान कर रहा है, उसी तरह जिस तरह वेनेजुएला के डिक्टेटर को आपने उठा लिया, आसिम मुनीर को भी उठा लीजिए। तो तब जाके हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा। और तृतीय विश्व युद्ध ऐसे शुरू नहीं होगा। मैं तो कहता हूं वर्ल्ड हैज बीन एट वॉर सिंस 2022। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से वर्ल्ड एक वॉर पे है, और भारत उसमें एक संयम का, एक न्यूट्रलिटी का, एक आइडियल बना है। उस चीज को हमको समझना होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगी जब ये तीन बड़ी महाशक्तियां आपस में भिड़ेंगी, लड़ेंगी, तब भारत ही एक न्यूट्रलिटी और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी कि हम बुद्ध के देश से आते हैं, तो हम वो शांति का संदेश देंगे जो इस समय पूरी दुनिया चाहती है। चलिए, तो शांति का संदेश हम दे रहे हैं, लगातार समझा भी रहे हैं, लेकिन ट्रंप किसी के समझाए समझ नहीं रहे हैं और कहते हैं ना कि भाई कई बार मसल पावर की जरूरत होती है, और ट्रंप अपनी मसल पावर प्रोफेसर अंशु जोशी भरपूर दिखा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अंशु जोशी जी हमारे साथ थोड़ा लेट ज्वाइन की है। थैंक यू सो मच, नमस्ते। ठीक है प्रोफेसर अंशु जोशी, आप जरा, हमारे साथ बहुत सारे यूथ भी हैं, हमारी ऑडियंस भी है, सबको जरा समझाइए, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स थोड़ी बड़ी टेढ़ी होती है और आप प्रोफेसर हैं तो भाई हम चाहेंगे थोड़ा हम समझें जरा आसानी से कि ट्रंप जो है वो रोके से रोक नहीं रहे हैं, मसल पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे पास ये हथियार है, और धमका रहे हैं नाटो को कि भाई अगर मैं तुम्हारे साथ ना खड़ा हूं तुम तो मिट्टी में मिल जाओगे। ब्रिटेन से पूछ रहे हैं कि भाई अकेले लड़ सकते हो क्या, औकात है क्या, मतलब ये शख्स इस लेवल तक आ गया है। तो अब इस शख्स को रोकने के लिए क्या आपको लगता है एक नया अलायंस जो है वो बन सकता है? और जो वेनेजुएला में किया, डेल्टा फोर्स वहां भेज तो दिए इराक ईरान बॉर्डर पे, क्या वैसा कुछ करना या तख्ता पलट करना या डेल्टा फोर्स को वाकई में जमीन पर उतारना ईरान पे ट्रंप के लिए मुमकिन है, जबकि रूस और चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं उसमें? बिल्कुल, और ईरान की एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है और वहाँ की स्थितियाँ भी अलग हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं फैक्ट बेस्ड इतिहास, वर्तमान और भविष्य पे जाऊंगी, क्योंकि मेरे सामने सब विद्यार्थी बैठे हुए हैं और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं। ये सब कुछ जो आज ट्रंप कर रहे हैं, ये 80 वर्ष पुराने उस तंत्र का अंत है जो 1947 में हैरी ट्रूमैन ने 18 मिनट का भाषण मार्च 1947 में देकर के शुरू किया था। वो क्या था? उसमें बात की गई कि अमेरिका यूएसएसआर के पैर पसारने से रोकने के लिए यूरोप का साथ देगा। तो बात की गई डिफेंस और सिक्योरिटी पर साथ में आने की, और यहां कलेक्टिव सिक्योरिटी के माध्यम से नाटो की शुरुआत हुई, विच इज अ मिलिट्री अलायंस। और शीत युद्ध में हमने जाते हुए देखा पूरे विश्व को। भारत इस समय भी संयमित था और 1947 के बाद से हमने भारत को लगातार नॉन अलाइंड देखा। ठीक बात है ना? अब इधर हमने देखा कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, यानी D3 को लेकर के यूरोप और अमेरिका हाथ से हाथ थामकर आगे बढ़े, या मैं कहूं कि जो पश्चिमी हेमिस्फीयर के शक्तिवान देश हैं वो आगे बढ़े। और विकासशील देशों ने, जिनको नई नई स्वतंत्रता मिल रही थी, वो या तो नॉन अलाइंड रहे या इनमें से किसी एक खेमे में शामिल होते गए, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देश थे। अब आज जिस इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर की बात 1947 में की गई थी, अमेरिका ने ही की थी, जिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात अमेरिका ने की थी, तो वो अमेरिका फर्स्ट का कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक एजेंडा था कि विश्व में सर्वशक्तिमान तो अमेरिका ही रहे। आज ट्रंप अमेरिका फर्स्ट से अमेरिका ओनली पर कूद गए हैं। यही कारण है कि लगातार मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, और मसल फ्लेक्सिंग वो करते हैं जो कमजोर होते हैं, जिनको अंदर से पता होता है कि उनके पास शक्ति नहीं बची है। तो कभी वेनेजुएला पे अटैक कर रहे हैं, कहां गई डेमोक्रेसी, कहां गया इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर? डेवलपमेंट की बात करते हैं, कहां है नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन?
अमेरिका कहां ग्लोबल साउथ के देशों की किस प्रकार से मदद कर रहा है ये ट्रंप बताएं। सैंक्शंस लगा रहा है उल्टा ग्लोबल साउथ के देशों पर। आप डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, नाटो के ही दूसरे मेंबर नेशन पर आप अटैक की बात करते हैं, तो कहां गई कलेक्टिव सिक्योरिटी की भावना? तो भैया आज ट्रंप जिस अमेरिका ओनली के झंडे को लेकर के आगे बढ़ चले हैं, जिसकी वजह से वो आर्थिक शक्तियों पर कंट्रोल चाहते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक बेसिस पर कंट्रोल चाहते हैं और अपनी हेजेमोनी को फिर से स्थापित करना चाहते हैं जो इस बहुध्रुवीय विश्व में कहीं खो चुकी है। तो ये कारण है ट्रंप ये सब कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे दरअसल कारण ये है कि अपने आंतरिक मोर्चे पर अमेरिका बहुत कमजोर है। और जैसे कि मैं बताना चाहती हूं कि ईरान में स्थितियां वेनेजुएला से बिल्कुल अलग है। वहां पर अगर उन्होंने जाकर किसी प्रकार के अटैक की बात की तो फिर शिया सुन्नी भूलकर इस्लामिक देश जो है वो ईरान के साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। ईरान की जिस प्रकार की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, उसके आसपास का आप और भी एरिया देखिए तो उसमें न सिर्फ रशिया और चीन पिनाज, उसमें दूसरे देशों का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। और इसीलिए, और दूसरा कारण कि शिया देश का डर दिखाकर, ईरान का डर दिखाकर ट्रंप जो बाकी के सुन्नी देशों को हथियार बेचते हैं, तो वो एक जो उनका इंटरेस्ट है, ये बहुत बड़ा उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हथियारों की मंडी चला रहे हैं वो इससे, तो उसका क्या होगा? तो ईरान में जो कुछ हो रहा है वो नेचुरल कॉजेस की वजह से हो रहा है। अभी ट्रंप मुझे लगता है यहां पर एक पॉज लेंगे, वो डरा रहे हैं और उनके डराने को हमें सीरियसली भी लेना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड्स की बात कर रहे थे, फिर अचानक से अब हमले की बात पर आ गए, वेनेजुएला की बात कर रहे थे, अचानक से उन्होंने अटैक कर दिया। भारत की स्थिति को कहूं तो कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो हम तो वैसे देश हैं जो बुद्ध का देश है, जो युद्ध की बात नहीं करते हैं। हमारी विदेश नीति पंचशील के सिद्धांत पर आधारित है। हम कभी भी नो फर्स्ट अटैक में विश्वास करते हैं, हम कभी भी किसी पर जाकर आक्रमण नहीं करते। तो यही कारण है पिनाज कि आगे चल करके यहां से एक नया अलायंस बन सकता है, जिसमें वो तमाम लाइक माइंडेड देश जो तकनीक की और आर्थिक शक्ति को साथ में लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे, वो अमेरिका जैसे इंट्रूडर और अटैकर देश के खिलाफ हो सकता है कि एक अलायंस बनाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये चीन और रशिया के पाले से जुड़ा कोई ग्रुप बने या कोई लॉबी बने। ये मुझे लगता है कि दोनों से निकलकर फिर हमें इसमें देश आते हुए नजर आएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि रूस और चीन के साथ ही चले जाएंगे, सब कुछ एक अलग थर्ड लाइन भी फॉर्म हो सकता है आपकी नजर में? बिल्कुल, क्योंकि आप भारत का यहाँ उदाहरण लें तो क्वाड का भी समिट हम ही होस्ट करने वाले हैं और ब्रिक्स का भी समिट हम ही होस्ट करने वाले हैं। और इस कूटनीति को पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉबी, हम भारत वो प्रणेता देश है जो वैश्विक राजनीति को बदल रहा है, जो शक्ति की परिभाषा बदल रहा है, जो कह रहा है कि भैया कंपटीशन मत करो, आप सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ो, सब अपने अपने इंटरेस्ट्स को पूरा करो। और इसमें ग्लोबल साउथ के साथ साथ जो पश्चिमी देश हैं, आप देखिए यूरोप के देश या यूरोपियन यूनियन को देखिए, हमारी ट्रेड डील इज ऑलमोस्ट इन द फाइनलाइजेशन फेज, तो और बाकी के देशों के साथ हमारे जिस तरह से एफटीएज हो रहे हैं, तो ये शक्तिवान देश भी भारत के साथ में हमको खड़े हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर ट्रंप की हेकड़ी को तोड़ने के लिए कौन कौन कैसे आगे आ सकता है? यहाँ पर प्रोफेसर अंशु जोशी कह रही हैं कि एक अलग ही अलाइन जो है, जिनका मल्टी अलाइन जिसे कहते हैं कि भाई हम अपना अपना हित देखेंगे, ट्रंप की नॉनसेंस नहीं सहेंगे। लेकिन अगर पुतिन की बात करें, प्रोफेसर त्रिपाठी आपके पास आए, पुतिन को अगर आपने छेड़ा है, अब भाई उनकी भी इमेज है, रूस में भी जवाब देना है, दुनिया में भी जवाब देना है, दुनिया भर को हथियार बेचते हैं, इतने सारे हथियार लेके, जाहिर सी बात है कि अगर ट्रंप ने छेड़ दिया है तो कुछ ना कुछ जवाब तो देना उनकी भी मजबूरी होगी। और क्या अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क से पुतिन अकेले लड़ पाएंगे या उन्हें वाकई में साथ चाहिए होगा जिनपिंग का और खेमनेई के बहाने का? देखिए, जब पुतिन पर बात करते हैं तो एक शब्द है स्ट्रेटजिक पेशेंस, सामरिक संयम। तो पुतिन पिछले 2000 से हम देख रहे हैं 26 साल की एक यात्रा है उनकी देश चलाने की। और मैं हमेशा कहता हूं कि 2007 में पहला झटका पुतिन ने अमेरिका को दिया था, सिर्फ 7 सालों में। जैसे जैसे रशिया की इकोनॉमी थोड़ा सा रिकवर की 2000 से 2007 के बीच में, उसके बाद कहा ठीक है अब मैं तुम्हें बदल लूंगा। यानी कि पुतिन को समझने के लिए सबसे पहले उनकी सोच को समझना पड़ेगा। एक एम्पायरली जो एम्पायर का सोच है पुतिन के पास, कि सोवियत यूनियन एक समय था और उनके इस बात का दुख रहता है कि कोलैप्स हुआ, जो पतन हुआ। अब आते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में कि आखिर अभी आपने कहा कि देखिए जिस तरीके से ऑयल टैंकर को सीज किया गया, चारों तरफ चर्चा हुई कि आखिर पुतिन क्या इससे वो उनके अंदर गुस्सा नहीं आ रहा है, क्या वो क्या प्रतिरोध करेंगे, प्रतिशोध क्या करेंगे। मेरा मानना यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पुतिन ने जवाब दिया है अमेरिका को कि जिसके क्रू मेंबर हैं और उसमें ऐसे सूचना है कि उसमें कुछ भारतीय भी, ऐसे सूचना मीडिया से मिल रही है। उन्होंने कहा कि जिसमें से 2 लोगों को तो सेफ उसने बाहर कर दिया है अमेरिका ने।
तो पुतिन की जो धमकी, देखिए क्या है, जो ट्रंप की धमकी नहीं है, ट्रंप की एक अपना इंपल्सन है। वो तीन चीजों पर भी डिस्कस करूंगा। पुतिन की जो धमकी के पीछे उसमें सब्सटेंस होता है, वो धमकी इसके पीछे, उसके पीछे एक्शन, दोनों साथ में चलते हैं। और यही हुआ कि जैसे आप देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए कि जैसे ऑयल टैंकर को सीज किया गया, तुरंत ट्रंप ने भारत पर आया। टाइमिंग देखिए, और जब भारत पर आया तो भारत ने कहा कि मित्र रूस, आप वही मित्र हो 1971 पर जंगी जहाज भारत के बंगाल की खाड़ी में आपने भेजा था। परेशान मत होना, यदि ऑयल टैंकर आज सीज हुआ है तो भारत तुम्हारे स्वाभिमान और अपने स्वाभिमान को साथ में लेकर के अपने इस ट्रंप की हेकड़ी को निकालेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हेकड़ी निकाल दी। कब? वो हेकड़ी तो अगस्त 2025 में निकल गई थी, जब उन्होंने कहा था कि भारत अपने किसानों और अपने डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के हित के साथ समझौता नहीं करेगा। देखिए, एक्चुअली ट्रंप का पागलपन या कहिए या कुछ भी कहिए, वो ये है, वो ये चाहता है कि आज किस परिदृश्य में क्या करे, पहले किसी देश को खरीदे, किडनैप करे और उसकी बिक्री करे। तो एक हो गए बायर। अब सेलर, बायर तो आपको ग्रीनलैंड मिल सकता है, वेनेजुएला मिल सकता है, लेकिन सेलर भारत नहीं बन सकता। डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें समझना पड़ेगा कि भारत तुम्हारा सेलर नहीं हो सकता। भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट हो सकता है, तो आदरणीय मोदी जी का भारत नेशन फर्स्ट हो सकता है। मुझे लगता है कि इस समय हौसले बुलंद है पुतिन के भी, भारत के भी, चीन के भी, और ग्रीनलैंड भी थोड़ा सा ताकतवर बनकर आ रहा है कि आखिर किससे लड़ेगा, ये किसके लिए लड़ेगा? ये पीटर नवारो के लिए लड़ेगा क्या? ये क्या लिंडसे ग्राहम के लिए लड़ेगा क्या? ये जेडी वेंस के लिए लड़ेगा? इनके पास तीन मित्र हैं वहां पर। ऑयल जो कंपनी चला रहे हैं, जो आर्म्स चला रहे हैं, जो वॉर इंडस्ट्री को फ्यूल कर रहे हैं, और इसीलिए पूरा न्यूयॉर्क जल रहा है, वाशिंगटन जल रहा है। जितने डेमोक्रेटिक सीनेटर है वो कह रहे हैं कि ये कहां ले जा रहा है अमेरिका को। मुझे लगता है कि अमेरिका के अंदर विरोध है, अमेरिका के बाहर विरोध है, और बाहर से जो प्रतिरोध भारत में, पीयूष गोयल साहब का इंटरव्यू देखिए, उन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तान एस्पिरेशनल यूथ की कंट्री है, ये ग्रोथ रेट को लेकर चलने वाली, ये डोमेस्टिक कंजप्शन को लेकर कंट्री है, ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। आपने इसको सेलर बना चुका था, बायर बना चुका था। भारत तुम्हारा बायर, भारत कहता है कि तुम पार्टनर हो, मालिक नहीं हो। चलिए, तो हिंदुस्तान ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बार बार यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्रोफेसर दीप्ति, चाइना को आमतौर पर हम देखते हैं कि भाई जहां जहां उसके हित होते हैं वो गोली चलाने में विश्वास नहीं रखता है, वो बस धमकी दिखाता है, युद्ध नहीं लड़ता है वो। और जहां जहां उसके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं वो पैसे से कॉलोनीज बनाने की कोशिश करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर। आपको लगता है कि चाइना की अब मजबूरी हो गई है कि भाई आपके बिजनेस को हर जगह अगर अमेरिका हैम्पर करेगा तो अब किसी जंग में चाइना को भी सीधे सीधे कूदना पड़ेगा? आज नहीं, आज से 6 महीने, साल भर बाद, और वो ट्रायंगल रशिया के साथ मिलकर हो सकता है। बिल्कुल पहनाज, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी। हम ट्रंप के बारे में बार बार बात कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी एक कहावत, जिसको कहते हैं, कहावत नहीं, रामधारी सी दिनकर की जो है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो इस समय ट्रंप के साथ हो रहा है वो बिल्कुल विनाश काले विपरीत बुद्धि की तरह वो काम कर रहा है। आपने चाइना के परिप्रेक्ष्य में बात करी। चाइना का देखिए, वेनेजुएला के मुडारो को उठा लेने से वहां पे उसका पैसा फंस गया। जिस कंट्री में वो पैसा इन्वेस्ट करता है, चाइना इज अ प्योर बिजनेसमैन, उसने कभी जमीन पे उतर के कभी कोई जमीनी लड़ाई लड़ी ही नहीं है। वो इसलिए भारत के साथ भी बार बार आंखें दिखाता है, लेकिन जब हम करारा जवाब देते हैं तो वापस अपनी टेरिटरी की, बिल्कुल हमारे मैप्स जो रीडिफाइन करने की बात करता है, वो फिर अपना कदम पीछे ले लेता है। तो चाइना को बिल्कुल मजबूरी में ये जो पूरा समीकरण इस समय विश्व में आके बैठेगा, उसका कहीं ना कहीं तो हिस्सा, चाहे नॉट एन एक्टिव पार्टनर, एक पैसिव पार्टनर बनके तो उसको कहीं ना कहीं बीच में आना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज उसका वेस्टेड इंटरेस्ट, उसका मॉनेटरी इंटरेस्ट उन देशों में है जिन देशों को ट्रंप किसी ना किसी तरीके से हम पहुंचाते जा रहे हैं। और बात हो रही थी यहां पे कि नेटो टूट जाएगा, मैंने जिससे स्टार्ट किया था उसी पे आगे आऊंगी। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, भैया वो जब ब्रिटेन को कहते हैं कि क्या अकेले लड़ पाओगे, लेकिन जो बार बार भारत में बात होती है, हम बचपन से बच्चों को कहानियां सुनाते आ रहे हैं, यूनिटी स्ट्रेंथ, अगर वो अपने यूरोप नेशंस जो उसके दोस्त थे वो उन्हीं को ही नाराज कर देगा। डेनमार्क ने क्या बोला है कि भैया पहले गोली से बात होगी फिर मैं बात करूंगा। ये छोटे छोटे देश हैं। वेनेजुएला के मुडारो क्या कहते हैं कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, मैं आज भी प्रेसिडेंट हूं और आई एम टू बी कंसिडर्ड अ प्रिजनर ऑफ वॉर।
तो ये जब छोटे छोटे देशों की जब आवाजें उठने लगती हैं, तो जब इन सबका अगर एक गठबंधन बन जाएगा, क्योंकि आप यूरोप को भी अगर नाराज करोगे तो यूरोप कब तक उसको सहेगा। तुम डील कर रहे हो, मतलब जैसे बाजार गए, मैं सब्जी तरकारी खरीदने जाता हूं, $100 बिलियन के लिए मैं जी ग्रीनलैंड को खरीद रहा हूं डेनमार्क से, क्या बात है ये। जहां तुम्हें गैस दिखी, जहां तुम्हें तेल दिखा, जहां तुम्हें अपने रेयर अर्थ मिनरल्स दिखे, जहां तुम्हें स्ट्रैटेजिक लोकेशन मिली, उसको हड़प लोगे। हम वहां का अपना जेफरी सैक्स इज अ वेरी नोन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम देयर, वो कहता है कि ये मैनियक हो चुका है, पागल हो चुका है, ट्रंप पागल हो चुका है, पागलों वाले बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है कि मुझे जहां तेल दिखा मैं वहां जाके उसको हड़प लूंगा। और जो बाकी सारे देश जो बार बार जवाब दे रहे हैं, पेनाज में केवल इसी से खत्म करूंगी, मैं फिर से राष्ट्रकवि को इस बात में बीच में लाऊंगी, आई विल इन्वोक हिम, कि ये उन्होंने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत विरल हो। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि क्षमा दैट मीन्स कुछ भी बोलना उसी सांप को शोभित देता है जिसमें जहर हो। उसको कौन ही पूछ रहा है जिसमें कोई हिम्मत ही नहीं, कुछ करने की हिमाकत ही नहीं कर सकता। तो भारत, चीन, रशिया, वेनेजुएला, अब अगर यूरोप को भी वो करते हैं अपने अगेंस्ट, तो हम सब वो सांप हैं। भारत आज वो सांप है जिसमें गरल है, जो जवाब देना जानता है, जो केवल मिमियाता नहीं है, अपने इंटरेस्ट के लिए भारत फर्स्ट रखता है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में चाइना को घुसना ही पड़ेगा। तो चाइना को भी इसमें घुसना ही पड़ेगा। और अगर नाटो टूटता है तो फिर क्या एक नया समीकरण जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नाटो के देश तो खुश नहीं है कि भाई आप जिनकी रक्षा का आपने वचन दिया था, जिनकी रक्षा के नाम पर ये पूरा का पूरा अलायंस खड़ा हुआ था, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनकी संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर हमला करने की, उन्हें खरीदने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज नहीं 6 महीने बाद नाटो का टूटना प्रोफेसर अब्दा तय है। तो अगर नाटो टूटता है तो क्या नए समीकरण, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मुल्क रूस के साथ जा सकते हैं, हम एक अलग डायनेमिक्स जो है वो देख सकते हैं। देखिए, नाटो का टूटना मुझे नहीं लग रहा है संभव है, क्योंकि नेटो अगर आप देखेंगे उसके इतिहास को भी, वो बना इसलिए था कि सोवियत संघ का वो प्रतिकार कर सकें। उनके बाद सोवियत संघ ने वॉर्सो पैक्ट बनाया 1958 में। नेटो को बनना इसलिए भी जरूरी था कि यूरोप में भीतरी बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, और कई सारे युद्ध जो है वो अगर आप देखें 1869 से लेकर 1945 तक जर्मनी और फ्रांस युद्ध करते ही रहे। ये 2 विश्व युद्ध जो हुए वो जर्मनी फ्रांस को लेकर ही है। तो अगर नेटो टूटता है तो यूरोप में भीतरी लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि यूरोप के भीतर भी बहुत सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। अगर आप देखें, हंगरी और रोमानिया में डिस्प्यूट है ट्रांसिल्वेनिया को लेके, हंगरी और यूक्रेन में डिस्प्यूट है, पोलैंड और जर्मनी में डिस्प्यूट है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहते हैं कि आपको पैसा देना है, हमें रेपरेशंस देने हैं। तो वो टूटेगा नहीं। ये हो सकता है कि 2 लेवल नेटो बन जाए, एक अमेरिका अलग हो जाए या लिमिटेड पार्टनरशिप रहे नेटो के साथ। कनाडा और यूरोप ये जो है ये एलाइड रहेंगे, और एलाइड रहना भी चाहिए। ये नेटो के इतिहास में पहली बार होगा कि 2 नेटो के राज्य ही आपस में भिड़ेंगे। और एक बार ऐसा हुआ भी है इतिहास में, जैसे तुर्की और ग्रीस के बीच हुआ था साइप्रस को लेकर, लेकिन वो भी युद्ध की स्थिति नहीं है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अगर नेटो टूटता है तो यूरोप का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रंप इस इरादे से भी आगे बढ़ रहे हैं कि जो यूरोप की शक्ति थी उसको छीन के जाए। देखिए, अगर आप ट्रंप की पर्सनैलिटी को देखें तो वो स्ट्रांग मैन को पसंद करते हैं, और मैन, मैं ये जेंडर भी यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है उनसे डील करना आसान है, उनसे बात कर लिया, पूरे देश में जो कराना है कर लो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो। तो वो स्ट्रांग मैन को पसंद करते हैं। और यूरोप में तो डेमोक्रेसी है, लिबरलिज्म है, वहां उनको इंटरैक्ट करने में दिक्कत, क्योंकि वहां पब्लिक ओपिनियन बहुत है। इसीलिए एक बात आपने एक और चीज ध्यान दी होगी, जब ये वेनेजुएला का क्राइसिस हुआ, जेडी वांस कहीं नहीं दिख रहे थे। उनके पीछे हमेशा खड़े रहते हैं, या उनकी फॉरेन पॉलिसी में काफी उनका इंटरवेंशन होता है। लेकिन अब आप देखेंगे जहां ग्रीनलैंड का इश्यू हो रहा है, जेडी वांस आ रहे हैं, क्योंकि जेडी वांस ये मानते हैं, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, कि अगर यूरोप को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर उसको पावरफुल बनाते रहा गया, तो अमेरिका को लॉन्ग टर्म थ्रेट हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं जेडी वांस और ट्रंप की जो जोड़ी है वो ये चाहती है कि यूरोप को वीक किया जाए। लेकिन नेटो टूटेगा नहीं, मुझे इसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि नेटो अगर टूटता है तो रूस उस पर हावी हो जाएगा, अमेरिका फिर से हावी हो रहा है, और आने वाले समय में अगर नेटो टूटता है, जिसकी बात की जा रही है, तो ये पूरे यूरोप के वर्चस्व को जो पिछले 300 साल से चला आ रहा है उसको खत्म कर देगा। और यूरोपियंस ये कभी नहीं चाहेंगे। यूरोप में सिर्फ 2 ही न्यूक्लियर वेपन पावर्स हैं, यूके और फ्रांस,
और ये उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देते रहेंगे जो इस समय अमेरिका देता है। लेकिन अमेरिका का यूरोप में इन्वॉल्वमेंट, खासकर न्यूक्लियर इन्वॉल्वमेंट बहुत है। अमेरिका के पर्सनल, अमेरिका के कंट्रोल वाले न्यूक्लियर वेपन्स 4 जगहों पर इन्होंने इंस्टॉल किए हैं, तुर्की भी उसमें एक है। तो अमेरिका अगर उससे वापस आता है तो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी हानि होगी, और अमेरिका यह बखूबी जानता है। और ये जो ह्यूब्रिस, अकड़ ट्रंप साहब बार बार दिखाते रहते हैं, वो सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि यूरोप अपने साइज में रहे, और जर्मनी जो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकता था, इस पीरियड में वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रशिया के साथ सैंक्शंस हैं, उनके ऊपर तेल और गैस का सैंक्शंस के चलते वहां की इकोनॉमी बिगड़ गई है। नेटो की टूटने की संभावना कम है, लेकिन नेटो जितना पावरफुल था शायद अब वो उतना नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू अमिताभ सर का था। सर, प्रोफेसर अंशु, अगर हम बात करें थोड़ा प्रैक्टिकल हो कि अगर पुतिन चुप बैठे हैं, कुछ लोग इसे उनकी कमजोरी कह रहे हैं, एक परसेप्शन ये भी आता है कि भाई अमेरिका जितना ताकतवर है, बेचारे 4 साल से एक युद्ध लड़ रहे हैं, आर्थिक मोर्चे पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सैंक्शंस पूरी दुनिया की झेल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हथियार होने से काम नहीं चलेगा ना, आपको अगर युद्ध लड़ना है और वो भी अमेरिका जैसी महाशक्ति से लड़ना है, तो आपको भी अपने घर में सब कुछ कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। तो क्या अब अमेरिका पर लगाम कसने के लिए रूस को और देशों का साथ चाहिए, ये उनकी मजबूरी है, और वही इकट्ठा करके फिर वो अमेरिका को जवाब देंगे? पुतिन अभी बहुत मजे से वेट एंड वॉच की और तमाशा देखने के मूड में है। अच्छा। मैं लगातार इस बात को कहती हूं कि हम कभी ना भूलें कि पुतिन एक KGB के इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हुए हैं, कितनी ही विदेशी भाषाओं का ज्ञान और कहां काम किया है। पुतिन अभी तमाशा देख रहे हैं। क्या तमाशा देख रहे हैं? जैसे कि प्रोफेसर सिंह भी बता रहे थे कि नाटो, एक तो हम ये समझे कि नाटो मिलिट्री अलायंस है, वो कह रहे हैं कि नाटो के टूटने की संभावना कम है, लेकिन जिस तरह की दुनिया में हम आज रह रहे हैं, पुतिन ये होते हुए देख रहे हैं कि आगे पीछे नाटो में विभाजन होगा, तो वो एक तरह से टूटेगा। क्यों होगा? क्योंकि नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। वॉर्सो उसके अगेंस्ट बना हुआ USSR का एक मिलिट्री अलायंस था, जो कि USSR के विलय के साथ, डिसइंटीग्रेशन के साथ खत्म हो गया। तो नाटो क्यों चल रहा है? क्योंकि नाटो वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से यूरोप के देशों को, बाकी देशों को जो उसके मेंबर हैं, अमेरिका जबरदस्ती करके अपने हथियार बेचता है, और इन सारे देशों को वो एक छड़ी से हाँकता है कि आप अपने GDP का इतना प्रतिशत रक्षा पर लगाइए। यही कारण है कि भारत इस प्रकार के मिलिट्री अलायंसेस का पार्ट कभी नहीं बनता। भारत ना वॉर्सा का पार्ट बना, भारत ना नाटो का मेंबर है, भारत ना ऑकस का मेंबर है। भारत कभी भी मिलिट्री अलायंसेस का पार्ट इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि उसमें फिर जो एक सुप्रीमो देश होता है वो आपके रक्षा बजट को, आपकी अर्थव्यवस्था को, आपके मिलिट्री इक्विपमेंट को, आपके रक्षा के पूरे बाजार को, इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगता है। और दूसरा कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है। तो कहीं भी अगर यदि हमला हुआ, जैसे अब ये रशिया यूक्रेन युद्ध ही है, हालांकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, फिर भी आप देखिए कि नाटो के मेंबर्स वहां कैसे बढ़ चढ़ के यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं। तो पुतिन तो अभी बहुत मजे से तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप बजाय अपने मित्र को सुदृढ़ करने के, यूरोप की शक्तियां पहले ही इस वॉर का दंश झेल रही हैं, बहुत इन्फ्लेशन और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है तमाम शक्तियां, चाहे जर्मनी हो चाहे ब्रिटेन हो। इसके बीच यदि ट्रंप यूरोप के देशों को और वीक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो रशिया के खिलाफ जो उनका सबसे सुदृढ़ अपना हाथ था, उनका जो मित्र था यूरोप, उसको वो वीक करके क्या करेंगे? वो खुद वीक हो रहे हैं अगेंस्ट रशिया एंड चाइना, क्योंकि रशिया और चाइना नेचुरल अलाइज हैं, हम इस बात को समझें। और वो आपको साथ में दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी घेराबंदी कर रखी है, अपनी सुरक्षा को महफूज कर रखा है, और समय पड़ने पे वो अपने दूसरे अलाइज का भी साथ देते हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली वो कभी कहीं नहीं जाकर कूदते, लेकिन इनडायरेक्टली हम देखते हैं कि उनके अलाइज की वो सहायता करते हैं। तो पुतिन इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है पिनाज, और मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में पुतिन दूसरा मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में हमने देखा है कि जब जर्मनी ने बहुत सारे मोर्चे खोले थे तो उसे हार का सामना करना पड़ा था, और पुतिन इस कूटनीति को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो वॉर की डिप्लोमेसी को भी समझते हैं, इसीलिए वो अभी बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, मैं लगातार इस बात को कह रही हूं कि हम उनसे एक रिस्पॉन्स की उम्मीद तो करें। वो रिस्पॉन्स कैसे आएगा? वो डिप्लोमेटिक लेवल पर आएगा, दूसरे देशों के माध्यम से आएगा, किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से आएगा, ये देखना रोचक होगा। चलिए, तो इंतजार कर रहे हैं पुतिन, लेकिन भाई ट्रंप का मूड क्या है? ट्रंप ने सिर्फ वेनेजुएला में अपने जो इंटरेस्ट थे, भाई ड्रग्स का बहाना था, असली तो तेल और मिनरल्स जो हैं उनको पाना था। तो ये कहीं ना कहीं उनकी सोच है, यहां रुक जाएंगे, बाकी जुबानी जमा खर्च करते रहेंगे। प्रोफेसर त्रिपाठी, ट्रंप रुकने के मूड में है, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो कह रहे थे भाई पीस का लिया था उन्होंने, लेकिन साल का भी मतलब जुमा 10 दिन बीते हैं,
और उन्होंने क्या क्या कर दिखाया है और किस किस को धमका दिया है? जी नहीं, रुकने के मूड में नहीं है वो। मुझे लगता है तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उनकी बादशाहत को एक अच्छा से जवाब नहीं मिल जाएगा, और उसी वो खौफ को क्रिएट करने में लगे हुए हैं। होपफुली जनवरी के एंड तक में कुछ अच्छा जवाब मिलेगा ट्रंप को। यानी अच्छा जवाब का मतलब यह है कि ट्रंप हम एक बड़ी फाइट देखेंगे। ऑफ कोर्स, जिस प्रकार से एक पूरा सिनारियो में, हमेशा कल भी आपसे बात हो रही थी, हम कह रहे थे कि एक रीअलाइनमेंट बन रहा है, ये हमें समझना होगा। आप मीटिंग देखिए, अभी हमारे आदरणीय विदेश मंत्री जी फ्रांस में थे, तो इमैनुअल मैक्रोन के साथ मीटिंग थी। मैक्रोन ने खुद कहा अमेरिका और भारत को लेकर के कि भारत को थोड़ा अमेरिका दूसरे हिसाब से देखे, वो लेंस थोड़ा बदल दे। वेनेजुएला का जो लेंस लगा था कि उठा कर ले आए, और ग्रीनलैंड को बोला कि ग्रीनलैंड इज फॉर द सेल। एक्चुअली आज के डेट में उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि दुनिया के सारे मुल्क सेल और बिक्री के लिए, बिक्री और बायर एंड सेलर के लिए, वो फॉरेन पॉलिसी को बिक्री और जो खरीदने वाला का एक कॉस्मेटिक बना लिए, अपना कमोडिटी बना लिए। खरीदना भी क्या, वो तो कब्जाने वाली बनानी है सर। वही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है इतना आसान है नहीं। मैंने जो बताया कि नेटो की बात चल रही थी, मैं फिर से कहता हूं कि नेटो के एटलीस्ट 3 कंट्री, मैं बता दूं, हंगरी की बात हम पूरा कर चुके हैं कि पूरी तरीके से अंदर से बहुत एसोसिएटेड है रशिया के साथ, पुतिन की अच्छी दोस्ती है विक्टर ऑर्बन की। हंगरी बहुत क्लियर है। टर्की को आप देखते हो कि टर्की कभी इधर उधर होता रहता है, तो टर्की को भी आप नेटो का पूरा न मानिए। इसके बाद फ्रांस का रवैया हमने अभी देखा। मैं नहीं कहता कि फ्रांस रूस के साथ चला जाएगा, लेकिन फ्रांस तैयार है पूरी तरह से, क्योंकि जिस प्रकार से इमैनुअल मैक्रोन की जो मिमिक्री ये ट्रंप ने किया, उनको भी बर्दाश्त नहीं है। तो एक जिस प्रकार से आपने हर ब्लॉक को अपना दुश्मन बना लिया है, मुझे लगता है इसी महीने और दिन पर दिन आपकी कभी सुई भारत की तरफ जाती है, कभी रशिया की तरफ, कभी ईरान की तरफ, आप किस चारों तरफ दुश्मन, और फिर कह सकते हो कि मेरी बादशाहत यूं बनी रहेगी। कोई फोन नहीं उठाया तो मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा, 500 नहीं 5000% टैरिफ लग जाएगी, तो भारत झुकने वाला नहीं है। ठीक है, हमारे ऑडियंस के सवाल भी अगर तैयार हो तो हम लेंगे। जी देखिए, सवाल यहां पर आने शुरू हो गए हैं। जी आप सवाल पूछेंगे, पहले बैठ के ही पूछिए आप लोग, और फिर 2-3 सवाल इकट्ठे करके फिर हम एक एक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो हमारे पैनल में हमने कई बार बात सुनी कि इंडिया की सॉवरन पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी है वो कितनी ज़्यादा सॉवरन है, जो कि काफ़ी हद तक है भी। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं तो इंडिया ने भी रशियन ऑयल का कुछ जो इम्पोर्ट है वो सब्सटेंशियली कम कर दिया है। इसी के साथ साथ इंडिया पाकिस्तान के इशू को भी ट्रंप अपना एजेंडा बना चुके हैं, वोट बैक एजेंडा, जो इंडिया कभी भी नहीं चाहता था, बिकॉज दे वांटेड कि ये बायलैटरल है इंडिया पाकिस्तान के। सवाल क्या आपका? तो क्या ये प्रेशर जो ट्रंप का है, चाहे वो पागलपना कह दें या कुछ भी, क्या वो इंडिया के ऊपर भी आ ही रहा है? ठीक है, ट्रंप प्रेशराइज करें इंडिया को। आपका सवाल? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरा सवाल यह है कि पिछली बार जब मिस्टर ट्रंप सत्ता में आए थे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते को काफ़ी ऊंचाई तक ले गया था, तो जब इस बार वो दोबारा सत्ता में आए हैं तो ऐसा क्या हो गया कि वो इस रिश्ते को पुनः खुद ही ध्वस्त कर रहे हैं? रिश्ते कैसे खराब हुए? चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, फिर प्रोफेसर दीप्ति आप इसका जवाब दीजिएगा। हाँ सर, मैम जैसा कि आपको पता है कि माइक बोलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ट्रंप और यूएसए जो है वो बहुत ही पावरफुल नेशंस है, उनके पास कई सारे सेक्टर में इंडिपेंडेंस है, राइट। जैसे यूएसए का जीडीपी हो गया वो नेटो की जीडीपी से ज़्यादा होता है। अब ट्रंप के पास यही पावर है और इस कारण से वो चाहता है कि वो जितने भी कंट्रीज है उसे अपने सामने झुकाए। लेकिन इसका एक मीन बना था टैरिफ, तो उसने टैरिफ लगाया चाइना पे, बट चाइना क्या बोलता है, ट्रंप को रिटेलिएट कर पाया था क्योंकि उसके पास इंडिपेंडेंस थी कई सारे मीन्स में, जैसे इकोनॉमिक सेक्टर हो गया। सवाल। बट अगर हम इंडिया के केस में बात करते हैं तो इंडिया कैसे रिटेलिएट कर पाएगा और कब तक रिटेलिएट कर सकता है? चलिए ठीक है प्रोफेसर दीप्ति, तो कुल मिला के सवाल यही है, प्रेशर में कब तक प्रेशर बनेगा और कब तक सह पाएंगे प्रेशर? दोस्ती कैसे खराब हो गई भाई अचानक? पहले ट्रंप में तो माय डियर फ्रेंड मोदी थे, आज भी फ्रेंड तो हैं। और तीसरा यही कि भाई चाइना मैनेज कर रहा है कि हम भी कर पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैं पहले आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपने कहा कि सेकंड में ऐसा क्या हो गया। देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ प्रेसिडेंट को 2 ही बार टर्म्स लेने की इजाजत देता है, तो ट्रंप को भी पता है कि ये इस समय उसकी डू एंड डाई सिचुएशन है। 1 साल उसका पूरा हो गया, अगले आने वाले 3 साल हैं। 20 जनवरी 2025 को वो प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, तो वो ये जानते हैं कि इस समय वो ऐसी कुछ खलबली मचाना चाहते हैं कि वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को ही मे बी अमेंड करा पाए कि मेरा टर्म जो है वो 3रे, 4थे या इंडेफिनिट पीरियड तक के लिए चला जाए। तो इसलिए वो ऐसा करना चाह रहे हैं कि बदनाम ही हुआ, चलो नाम तो हुआ। इस स्ट्रैटेजी पे ट्रंप इस समय खेल रहे हैं, जो बहुत ही बचकानी और स्टूपिड एंड नॉट फार साइटेड स्ट्रैटेजी होगी। आपने ये सवाल पूछा कि उनको रोकने वाली बात, और आपके भी ये दोनों का सवाल में जवाब एक साथ ही आ जाएगा। देखिए, ट्रंप को रोकना
ट्रंप इस समय बौखलाए बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। उनको उनके अपने सेनेट ने ही जवाब दे दिया। उन्होंने कहा था कि मैंने आज मुदारों को उठा लिया है, मैं वेनेजुएला पे सेकंड स्ट्राइक करूंगा अगले कुछ दिनों में। उनके सेनेट मिलते हैं, उनके अपनी पार्टी के रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स फेवर में वोट करते हैं डेमोक्रेट्स के, जहां पे उनको कह दिया जाता है कि भैया तुम्हारी पावर अनलिमिटेड नहीं है, तुम कांग्रेस की अप्रूवल के बिना, तुम सेनेट की अप्रूवल के बिना जाके ये नहीं मर्जी आई कि जहां आए बॉम्ब फेंक दिए, जहां आए कुछ भी कर दिए। तो विश्व तो जो करेगा सो करेगा। उनके अपने सेनेटर्स, उनके अपनी पार्टी के लोग उनको बार बार जवाब दे रहे हैं कि भैया तुम्हारी पावर्स अनलिमिटेड नहीं है, थम जाओ, नहीं तो तुम अमेरिका ग्रेट, अमेरिका ओनली छोड़ो, अमेरिका ही रहने की स्थिति में आओगे कि नहीं, यही नहीं पता। और आप जो बात कर रहे हो कि क्या भारत जवाब देगा, भारत जवाब दे रहा है। टैरिफ्स के बावजूद 6.5 से 7.5% जीडीपी दर्ज करना भारत का, ये हमारी भारत की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है और ये हमारे भारत का जवाब है। ठीक है, सवाल, आपका सवाल पूछना है, पूछिए माइक में पूछिए। मेरा क्वेश्चन मिस प्रोफेसर अंजू जोशी मैम से है। आपको क्या लगता है कि करंट जो सिनेरियो वर्ल्ड फोरम पे बन रहा है वो मल्टीलैटरलिज्म को बूस्ट करेगा? क्योंकि जैसे आप हाल ही के अगर स्टेटमेंट्स देखें, फॉर एग्जांपल इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट के, तो ही सेड कि ही विल बी कमिंग टू इंडिया नेक्स्ट मंथ, और क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंसी में है ब्रिक्स की, तो ही टोल्ड कि G7 और ब्रिक्स के बीच की जो गैप है उसको ब्रिज किया जाएगा। सो क्या आपको लगता है कि जो ट्रम्प जी कर रहे हैं उसके बाद एक तरीके से मल्टीलैटरलिज्म को बूस्ट मिलेगा, सारी इकोनॉमीज एक तरीके से साथ आएगी, और जो मेजर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है स्पेसिफिकली ब्रिक्स और G7 के थ्रू, इनका क्या फ्यूचर है? आप क्या बताना चाहेंगे? ये तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या मंच है, अभी यूनाइटेड नेशंस की भूमिका पर सवालिया निशान लगे हैं। आपने देखा वेनेजुएला पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद यूनाइटेड नेशंस को एक फेल्ड बॉडी कहा जा रहा है। तो भारत की तरफ से ये स्वर लगातार उठ रहे हैं कि इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों का रिफॉर्म होना चाहिए और ग्लोबल साउथ के देशों को इसमें नेतृत्व की भूमिका में लाना चाहिए। और अब बड़ी अच्छी बात यह है कि जो पश्चिम के देश हैं, जैसे कि फ्रांस, जैसे कि जर्मनी, फॉर दैट मैटर ब्रिटेन, ये भारत का साथ देते हुए खड़े हुए हैं। तो चाहे आप लैटिन अमेरिका के देशों को देखें, अफ्रीका के, एशिया के, यूरोप के, ये भारत को एक शक्तिवान देश के रूप में, प्रणेता देश के रूप में मान रहे हैं। क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात कही बेटा, जो पश्चिम देशों के मंच हैं, G7 हो, G20 हो, या रशिया और चीन के द्वारा लेड मंच है जैसे कि ब्रिक्स, उसके बीच की जो खाई को पाटने वाला पुल है ना, वो भारत है। तो यही कारण है कि आप पुतिन को भी मोदी जी से बात करते हुए देखते हैं, आप जेलेंस्की को भी मोदी जी को कॉल करते हुए देखते हैं, आप मैक्रोन को भी भारत आते हुए देखते हैं। पिछले 6 महीने में लगभग 13 से 15 अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेशंस हमारे देश में आए हैं। बात रही मल्टीलैटरलिज्म की, मैं इसके एक और स्टेप आगे जाऊंगी। दुनिया हो रही है मल्टीप्लेक्स, जिसमें अपने अपने अलग अलग आर्थिक, सुरक्षा या कल्चरल एजेंडा लेकर के ये देश हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। आप देखिए आगे ग्लोबल पॉलिटिक्स में थ्योरेटिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो आप जो मल्टीलैटरलिज्म की बात करें ना, उससे भी मैं एक स्टेप आगे की बात करूंगी, मल्टीप्लेक्सिटी, और उसका भी प्रणेता भारत बन के उभर रहा है। एक और सवाल जी, छोटा सा सवाल। हाँ, नमस्ते, मेरा प्रश्न जो है प्रोफेसर अमिताभ से है। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम देख रहे हैं कि हमने बात की कि ट्रम्प के खिलाफ कैसे एक नई अलायंस बिल्ड होगी, तो बहुत ही नेचुरल सी बात होगी कि उसमें चाइना जो है वो लीडिंग रोल में आ जाए। तो इस तरह की अलायंस में अगर इंडिया उसका पार्ट बनता है तो क्या एक इंडिया के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन होगी जहाँ चाइना लीड कर रहा होगा उस अलायंस को? देखिए, चाइना कभी भी ट्रम्प के खिलाफ किसी अलायंस में नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चाइना ये जानता है कि उसके इतने सारे इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में हैं, अगर वो अमेरिका से भिड़ जाता है तो सारे इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाएंगे। और अमेरिका से भिड़ना मतलब उसकी सैन्य ताकत को चुनौती देना है, जो चीन के पास इस समय नहीं है। तो चाइना कोई वो फ्रंट लीड नहीं करेगा। वो चाहेगा कि उसके जितने इन्वेस्टमेंट हैं, चाहे जितने बड़ा बाजार उसको दुनिया का मिला हुआ, 140 कंट्री में चाइना सरप्लस उनका ट्रेड है। तो वैसे स्थिति में चाइना कभी वो लीड नहीं कर पाएगा। लीड करने की कोई जरूरत भी नहीं, मैं तो यही कहता हूं, लीड करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी शक्ति पे उनको चैलेंज करेंगे, चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो। भारत की ही वो ताकत है ना कि आज 26 जनवरी को पूरा यूरोपियन यूनियन हमारे परेड में बैठा रहेगा। तो ये इस ताकत को हमको समझना होगा और उस ताकत पर भारत काम कर रहा है। हमारी जो सहनशीलता है उसका उदाहरण ये भी है पिनाक जी कि हम शांत बैठे हैं डिस्पाइट ऑफ सो मेनी प्रोवोकेशंस। ये हमारी शक्ति को पहचानता है और हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शाता है पूरे दुनिया को। और हमने बता दिया है कि भाई नॉन अलाइनमेंट नहीं, मल्टी अलाइनमेंट के लिए तैयार हैं। जहां हमारा फायदा दिखेगा, जहां हिंदुस्तान जिसे कहते हैं ग्रेट बनाने की संभावना दिखेगी, हम उस तरफ चलेंगे। एक क्लोजिंग रिमार्क प्रोफेसर त्रिपाठी आपसे यहां चाहेंगे कि भाई अभी तो 1 साल ही बीता है, 3 साल में और क्या क्या दिखाएंगे ट्रंप?
बहुत ही नर्वस हैं वो, क्योंकि मिड टर्म उनके यहाँ अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसको लेकर के बहुत सी उनको ये भी डर है कि इम्पीचमेंट ना हो जाए। तो जिस तरीके से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो खुद अब नर्वस में है। नर्वस व्यक्ति ही इतने बड़े हर तरह की इस तरीके के जो एक्शंस उनके आ रहे हैं, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। लास्ट में कहना चाहूँगा कि भारत की बात हो रही थी, मल्टीलेटरिज्म की बात हो रही थी, मैं इतना कहना चाहूँगा 2022 का वो स्टेटमेंट आदरणीय विदेश मंत्री जी का सुनिए। यूरोप घेर रहा था भारत को कि आपका स्टैंड, ये वही पूछ रहे थे ग्रीनलैंड वाले सब, यही ब्लॉक पूछ रहा था, क्या आपका स्टैंड थोड़ा क्लियर कीजिए आदरणीय मोदी जी। तो भारत ने स्टैंड क्लियर किया था कि इंडिया इज इंटाइटल्ड टू हैव इट्स ओन चॉइस। और याद रखिए मित्रों, चॉइस ये 2022 का स्टेटमेंट है, और चॉइस की बात वही करता है जो ताकतवर होता है। ताकतवर देश ही चॉइस की बात करता है। और रही बात, अभी सवाल था कि हमने अपना इंपोर्ट को रिड्यूस किया रशिया से ऑयल में। माय डियर फ्रेंड, हमने इंपोर्ट को रिड्यूस नहीं किया है। आप देखिए लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया, हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। अब रातों रात हम नहीं मानते कि रातों रात हम इंपोर्ट को अपने रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा प्रयास है कि एनर्जी सेक्टर में भी हमें इंडिपेंडेंसी मिले, ठीक है ना। और रशिया रूस इस बात को जानता है। पुतिन ने हमेशा भारत के स्वाभिमान, भारत के आत्मनिर्भर भारत की सराहना की है। पुतिन अपने रूस के अंदर बोला कि भारत का जो मेक इन इंडिया का जो मॉडल है ये एक बेहतरीन मॉडल है। और माय दोस्त, ट्रम्प क्या करेंगे ये तो बता दिया, लेकिन अब बस प्रोफेसर दीप्ति, पुतिन क्या करेंगे भाई? पेशेंस दिखाएंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, या फिर जैसा कि अभी प्रोफेसर त्रिपाठी ने इससे पहले कहा था कि जनवरी में महायुद्ध हो सकता है? नहीं पहनाज जी, मैं नहीं समझती हूँ कि महायुद्ध हो सकता है। बिल्कुल वो वेट एंड वॉच करेंगे, बिल्कुल जैसे कि मैम भी कह रही थी कि 26 सालों का उनका केजीबी का इतिहास है। केवल वो ही नहीं, चाइना आपने पूछा था बच्चे, मैं उस पर 1 सेकंड का टाइम लूंगी। चाइना लीड करेगा, चाइना एक सटल पार्टनर बनेगा, चाइना तो एक एक्टिव पार्टनर भी नहीं बनेगा। लीड करना तो उसकी हिम्मत ही नहीं है। बिल्कुल एक इस समय उनके डेमोग्राफिक इतनी एजिंग इकोनॉमी हो रखी है। तो पुतिन और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बिल्कुल केवल वेट एंड वॉच कर रहे हैं। भारत का इस समय जो स्टैंड है वही रशिया का भी स्टैंड है कि बिल्कुल साइलेंटली देखो क्या चल रहा है। और भारत एक संप्रभु देश था, संप्रभु देश है, और अपनी संप्रभुता के साथ हम कभी ना किसी को खेलने दिया है, ना आगे खेलने देंगे। तो बिल्कुल साइलेंटली बार बार बात हो रही है, क्या जवाब देंगे? पुतिन और माननीय मोदी जी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। उनके एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, क्योंकि कहा जाता है थोता चना बाजे घना। जो स्ट्रांग होते हैं वो बोल के जवाब नहीं देते हैं, वो एक्शन से जवाब देते हैं। चलिए, तो यहां पर हमने ट्रंप को समझने की कोशिश की, उनकी पीस टॉक्स के पीछे छिपी युद्ध नीति को समझने की कोशिश की, और आने वाले वक्त में क्या अलग अलग फ्लैश पॉइंट बनेंगे और कुछ नए अलाइनमेंट बनेंगे, ये भी हमारे गेस्ट ने हमें बेहतरीन तरीके से समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के इस शो में फिलहाल के लिए इतना ही।